हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच विद रेफरेंस टू ऑलमंड। ये इस टॉपिक का सेकंड पार्ट है और फर्स्ट पार्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जैसा कि हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था, ऑलमंड ने 7 ऐसे फंक्शंस बताए हैं जो कि एक पॉलिटिकल सिस्टम में स्ट्रक्चर्स द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं, और वो है political socialization and recruitment, interest articulation, interest aggregation, political communication, rule making, rule application, and rule adjudication. So let's discuss these in detail. Again, I would like to remind you कि इस वीडियो को देखने से पहले आप इसका पार्ट 1 ज़रूर चेक कीजिएगा, क्योंकि उसमें हमने स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच के फीचर्स को डिटेल में डिस्कस किया है और हमने ऑलमंड के पॉलिटिकल सिस्टम के कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस किया है। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ऑलमंड ने फंक्शंस को इनपुट फंक्शंस और आउटपुट फंक्शंस में कैटेगराइज किया है। इनपुट फंक्शंस ऐसे फंक्शंस हैं जिनके द्वारा जनता की जो डिमांड्स हैं वो पॉलिटिकल सिस्टम के पास पहुंचाई जाती हैं। सबसे पहला इनपुट फंक्शन है political socialization and recruitment. Political socialization is the process through which individuals acquire the values, beliefs, ideas, or patterns of behavior towards a political system. Political socialization एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा इंडिविजुअल्स अपने पॉलिटिकल सिस्टम के प्रति वैल्यूज को, बिलीफ्स को, आइडियाज को या बिहेवियर को एक्वायर करते हैं। तो एक इंडिविजुअल अपने पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में क्या सोचता है, क्या बिलीव्स रखता है, क्या आइडियाज रखता है, इन सब वैल्यूज, बिलीव्स एंड आइडियाज को वो कैसे एक्वायर करता है, उस प्रक्रिया को पॉलिटिकल सोशलाइजेशन कहते हैं। इट इज थ्रू पॉलिटिकल सोशलाइजेशन दैट पॉलिटिकल वैल्यूज एंड नॉर्म्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, एंड इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन कभी ना एंड होने वाली प्रक्रिया है, ये हमेशा चलती रहती है। और ये पॉलिटिकल सोशलाइजेशन की ही प्रक्रिया है कि पॉलिटिकल वैल्यूज को और नॉर्म्स को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट किया जाता है। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन के एजेंट्स होते हैं फैमिली, चर्च, स्कूल, पीयर ग्रुप्स, पॉलिटिकल पार्टीज एंड मास मीडिया। इन एजेंट्स के थ्रू पॉलिटिकल सोशलाइजेशन की प्रक्रिया चलती रहती है और ये एजेंट्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक पर्सन का पॉलिटिकल कल्चर डेवलप करने में। एंड व्हाट इज रिक्रूटमेंट? इट इज कंसर्न विद हाउ सिटीजन्स आर रिक्रूटेड इनटू वेरियस रोल्स ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम। पॉलिटिकल सिस्टम के जो अलग अलग रोल्स होते हैं उनमें सिटीजन्स को कैसे रिक्रूट या भर्ती किया जाता है, ये आता है रिक्रूटमेंट फंक्शन में। It refers to how members of the society are recruited and inducted into the specialized roles of the political system, provided training, experiences, etc. इसमें आता है कि सोसाइटी के मेंबर्स को कैसे रिक्रूट किया जाता है, उन्हें कैसे ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, कैसे वो एक्सपीरियंस गेन करते हैं इन पॉलिटिकल सिस्टम के डिफरेंट डिफरेंट रोल्स में। तो इसका एग्जाम्पल है कि अगर एक पर्सन को कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करनी है तो उसका रिक्रूटमेंट प्रोसीजर क्या है, वो रिक्रूटमेंट फंक्शंस में आता है। नेक्स्ट इनपुट फंक्शन इज इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन। इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन इज द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स मेक डिमांड्स अपॉन द पॉलिटिकल डिसीजन मेकर्स। इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स अपनी डिमांड्स रखते हैं पॉलिटिकल डिसीजन मेकर से। इस फंक्शन को काफ़ी सारे इंटरेस्ट ग्रुप्स परफॉर्म करते हैं, जिनमें आते हैं नॉन एसोसिएशनल इंटरेस्ट ग्रुप्स, जिनका एग्जाम्पल है रिलीजियस ग्रुप, रीजनल ग्रुप्स, क्लास ग्रुप्स। देन इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट ग्रुप्स, जिसमें आती है ब्यूरोक्रेट्स, चर्च, आर्मी। देन एसोसिएशनल इंटरेस्ट ग्रुप्स विच इंक्लूड्स द ट्रेड यूनियंस एंड इकोनॉमिक ग्रुप्स, जो कि साइमल्टेनियसली फॉर्म होते हैं राइट्स के थ्रू या डेमोन्स्ट्रेशंस के थ्रू। तो इस फंक्शन को परफॉर्म किया जाता है इन इंटरेस्ट ग्रुप्स द्वारा।
इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन के द्वारा सोसाइटी के मेंबर्स अपनी नीड्स गवर्नमेंट के सामने रखते हैं एंड दे आस्क द गवर्नमेंट टू फुलफिल देयर नीड्स। इसके बाद आता है इंटरेस्ट एग्रीगेशन। नाउ इंटरेस्ट एग्रीगेशन इज द फंक्शन ऑफ कन्वर्टिंग डिमांड्स इनटू द एक्शन। ये कौन सा फंक्शन होता है जिसमें डिमांड्स को एक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ डिसीजंस के फॉर्म में, पॉलिसीज के फॉर्म में, रूल्स के फॉर्म में। तो मेनली ये किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है लेजिस्लेचर द्वारा, एग्जीक्यूटिव द्वारा, ब्यूरोक्रेसी द्वारा, इंटरेस्ट ग्रुप्स द्वारा, पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा। पॉलिटिकल पार्टीज को मेन इंस्ट्रूमेंट माना जाता है इंटरेस्ट एग्रीगेशन का, क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टी इन पावर होगी वही तो इन पॉलिसीज को बनाएगी। तो इंटरेस्ट एग्रीगेशन में क्या होता है कि अलग अलग डिमांड्स को कलेक्ट कर लिया जाता है, उन्हें एग्रीगेट किया जाता है और एक ऐसी पॉलिसी बनाई जाती है जो कि सबके इंटरेस्ट में हो। इसके बाद आता है द लास्ट input function, which is political communication. It involves gathering and transmission of information and involves informing people about the policies and policy performance of the government and receiving the public opinion on the said policies. तो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन एक टू वे प्रोसेस है। इसमें इंफॉर्मेशन को गैदर किया जाता है और उसे ट्रांसमिट किया जाता है। लोगों को इन्फॉर्म किया जाता है सरकार की पॉलिसीज के बारे में और सरकार की परफॉर्मेंस के बारे में, whereas लोगों का जो पब्लिक ओपिनियन है पॉलिसीज पर वो सरकार तक पहुंचाया जाता है। तो इट्स अ टू वे प्रोसेस। और ये प्रोसेस कौन कौन कैरी आउट करता है? मेनली मास मीडिया एंड सोशल मीडिया। The components of political systems such as individuals, groups and institutions transmit and receive information regarding the functions of the political system. तो पॉलिटिकल सिस्टम के क्या क्या फंक्शंस हैं इसके बारे में इंडिविजुअल्स को, ग्रुप्स को, इंस्टीट्यूशंस को पॉलिटिकल कम्युनिकेशन के थ्रू पता चलता है। सो दीज वर द इनपुट फंक्शंस। इसके बाद आते हैं आउटपुट फंक्शंस। The first output function or the fifth function in general is the rule making function. रूल मेकिंग तो आपको पता ही होगा किसका कार्य होता है। रूल मेकिंग कार्य होता है लेजिस्लेचर का। तो इट refers to the legislative functions of the political system. तो लेजिस्लेचर के फंक्शंस आते हैं रूल मेकिंग फंक्शंस में। The legislation bureaucrats, various legislative and administrative committees constitute the structures for performance of the work, and the legislators take account of the views of both bureaucrats and the committees as well as of the pressure groups while making the laws. रूल मेकिंग में लेजिस्लेटर्स तो इन्वॉल्व ही होते हैं, इसके अलावा ब्यूरोक्रेट्स भी इन्वॉल्व होते हैं। इसमें वेरियस लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटीज भी आती हैं। उनसे मिलकर एक स्ट्रक्चर बनता है जो इस कार्य को करता है। और लॉज बनाते समय लेजिस्लेटर्स, ब्यूरोक्रेट्स, कमिटीज और प्रेशर ग्रुप्स के व्यूज को भी कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट इज द रूल एप्लीकेशन फंक्शन। अब रूल एप्लीकेशन का कार्य किसका होता है? ये होता है एग्जीक्यूटिव का। सो इट इज द एनफोर्समेंट ऑफ रूल्स मेड बाय द रूल मेकिंग अथॉरिटी। लेजिस्लेचर द्वारा जो लॉज बनाए गए हैं उसे इन्फोर्स कौन करता है? इन्फोर्स करता है एग्जीक्यूटिव। And in modern times, these rules are executed by officials or bureaucrats who have high degree of administrative capacity. मॉडर्न समय में जहां समय की कमी है, इन रूल्स को एग्जीक्यूट कौन करता है? ऐसे ऑफिशियल्स या ब्यूरोक्रेट्स जो कि एडमिनिस्ट्रेटिवली केपेबल होते हैं। दे हैव हाई डिग्री ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी। तो इन प्रैक्टिकलिटी इन रूल्स को एग्जीक्यूट उनके द्वारा किया जाता है। उनके पास एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने की अच्छी इंफॉर्मेशन होती है, अच्छा एक्सपीरियंस होता है। सो एन इफेक्टिव रूल एप्लीकेशन सिस्टम इज अ प्रीरिक्विजिट फॉर मीटिंग न्यू गोल्स। अगर गोल्स को अचीव करना है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि रूल मेकिंग के साथ साथ रूल एप्लीकेशन सिस्टम भी केपेबल हो। एंड द लास्ट फंक्शन इज रूल एडजुडिकेशन। रूल एडजुडिकेशन का कार्य किसका होता है? ये होता है हमारी जुडिशरी का। सो इट रेफर्स टू द जुडिशियल फंक्शंस। इसमें सारे जुडिशियल फंक्शंस आते हैं।
It helps in settling conflicts within the system without expanding the pressure on the rule makers to make the new laws. जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं सिस्टम के विद इन वो रूल एडजुडिकेशन के द्वारा सॉल्व किए जाते हैं. So these were the 7 functions that were listed by Almond. So all the aforesaid functions take place within the system, and there is an interrelatedness between the structures and functions in the system, which is the basic theme of this approach. तो ये सारे functions कहाँ होते हैं? ये एक सिस्टम के विद इन होते हैं. और इन फंक्शंस को करता कौन है? इन फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं स्ट्रक्चर्स. और वो स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? स्ट्रक्चर्स होते हैं आपस में इंटर रिलेटेड, और वही तो थीम है इस अप्रोच की. तो कर दिया ना अप्लाई स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच को आलमंड ने पॉलिटिकल सिस्टम में. द सिस्टम हैज बाउंड्रीज विद इन विच द इंटरैक्शन एंड एक्सचेंजेस टेक्स प्लेस एंड इनपुट्स आर कन्वर्टेड इनटू आउटपुट्स. सिस्टम की अपनी बाउंड्रीज होती हैं जिसके विद इन इंटरैक्शन होती है, एक्सचेंजेस होते हैं, और इनपुट्स को आउटपुट्स में कन्वर्ट किया जाता है, यानी कि डिमांड्स को पॉलिसीज में कन्वर्ट किया जाता है. और आउटपुट्स जो हैं वो अगेन इम्पैक्ट करते हैं एनवायरनमेंट को, विच लीड्स टू अ न्यू फ्लो ऑफ इनपुट्स इनटू द पॉलिटिकल सिस्टम. तो जो पॉलिसीज बन के आती हैं उसका जनता फीडबैक देती है गवर्नमेंट को या पॉलिटिकल सिस्टम को अपना सपोर्ट दिखाकर. इफ दे आर सैटिस्फाइड विद द पॉलिसी वो प्रेजेंट गवर्नमेंट को सपोर्ट करेगी, अदरवाइज नॉट. सो द प्रोसेस ऑफ इंटरैक्शन एंड एक्सचेंज इज व्हाट ऑलमंड टर्म्स एज फीडबैक. जो पॉलिसीज बनकर आती हैं पॉलिटिकल सिस्टम से उसका सोसाइटी फीडबैक देती है इन द फॉर्म ऑफ सपोर्ट. सिस्टम्स अप्रोच आपने देखी होगी तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, अदरवाइज नहीं आएगा. दिस इज हाउ इक्विलिब्रियम इज मेंटेन्ड इन द सिस्टम. इस प्रकार सोसाइटी में, सिस्टम में एक इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है, एक स्टेबिलिटी मेंटेन रहती है. और ये प्रोसेस हमेशा चलती रहती है, कभी खत्म नहीं होती. तो जब इनपुट कन्वर्ट होता है आउटपुट में, यानी कि जब डिमांड को सरकार कन्वर्ट कर देती है डिसीजंस में, रूल्स में, पॉलिसीज में, तो जनता उसका फीडबैक देती है अपने सपोर्ट के फॉर्म में. और सपोर्ट किसका पार्ट होता है? सपोर्ट इज द पार्ट ऑफ इनपुट. तो ये एक पूरा सर्कल है जो चलता रहता है. एंड दिस इज हाउ दिस अप्रोच फंक्शंस. तो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच के कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, और इसका पहला ड्रॉबैक है दैट इट कैन नॉट बी अप्लाई टू डिक्टेटोरियल एंड कम्युनिस्ट सोसाइटीज. इसको डिक्टेटोरियल एंड कम्युनिस्ट सोसाइटीज की स्टडी के लिए नहीं अप्लाई किया जा सकता है, because this approach mainly deals with the democratic societies. It excludes the study of values which play an important role in determining the political behavior. तो बेसिकली ये ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी को इग्नोर करता है. इस अप्रोच में 2 ही एस्पेक्ट्स की स्टडी पर फोकस किया गया है, स्ट्रक्चर्स पर और फंक्शंस पर. लेकिन वो स्ट्रक्चर्स बनते किन से हैं? उन स्ट्रक्चर्स में काम तो ह्यूमंस करते हैं. उन ह्यूमंस की क्या वैल्यूज हैं, उनके क्या बिलीफ्स हैं, उसकी स्टडी इस अप्रोच में नहीं की गई है. ना ही ये स्टडी करा गया है कि ह्यूमन बिहेवियर पॉलिटिक्स को कैसे प्रभावित करता है. तो ह्यूमन एस्पेक्ट को इग्नोर किया गया है. ऑल्सो इट इग्नोर्स द रोल्स ऑफ एस्पेक्ट्स लाइक रेवोल्यूशन एंड मिलिट्री कूप विच कैन ब्रिंग अ चेंज इन द स्ट्रक्चर फंक्शन ऑफ अ सिस्टम. तो रेवोल्यूशन और मिलिट्री कूप जैसे एस्पेक्ट्स को भी इग्नोर किया गया है, इनके रोल को इग्नोर किया गया है. और ये ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो कि एक पॉलिटिकल सिस्टम में ही चेंज ला सकते हैं. तो ये पॉलिटिकल सिस्टम का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ही बदल सकते हैं. फिर भी इन एस्पेक्ट्स की स्टडी को इग्नोर किया गया. नेक्स्ट ड्रॉबैक इज दैट इट इज रॉन्ग टू डिटरमाइन कम्युनिकेशन एज एन इनपुट फंक्शन व्हेन इट शुड बी बोथ. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक है इस अप्रोच का कि कम्युनिकेशन को एक इनपुट फंक्शन बताया गया है, बल्कि कम्युनिकेशन तो 2-वे प्रोसेस है. ये इनपुट में भी आती है, आउटपुट में भी आती है. लोगों की डिमांड्स कम्युनिकेट होकर पहुंचती है पॉलिटिकल सिस्टम तक, और जो पॉलिसीज हैं पॉलिटिकल सिस्टम से जो बनकर आती हैं वो पहुंचती हैं लोगों तक. उनके बारे में पता चलता है लोगों को थ्रू कम्युनिकेशन फंक्शन. तो ये तो बोथ इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन होना चाहिए.
It focuses more on the functions that structures. कुछ क्रिटिक्स का ये मानना है कि ये फंक्शंस पर ज़्यादा फोकस करती है बजाय कि स्ट्रक्चर्स पर फोकस करने के। ढांचों की इतनी बात नहीं करती जितना कि उन ढांचों को क्या फंक्शंस परफॉर्म करने चाहिए उनकी बात करती है। C. Wright Mills criticized this approach by saying that it was neither related to facts nor reached a level of theory. तो सी राइट मिल्स ने इस थियोरी को, इस अप्रोच को क्रिटिसाइज किया है ये कहते हुए कि ना तो ये अप्रोच फैक्ट से रिलेटेड है और ना ही ये थियोरी के लेवल पर पहुंची है। वहीं एसआर ग्रुप सेज दैट दिस थियोरी इज वेग एंड देयर इज लैक ऑफ एनालिसिस। उन्होंने इस थियोरी को वेग माना है और कहा है कि इस अप्रोच में ना एनालिसिस का लैक है, एनालिसिस की कमी है। तो ये ड्रॉबैक्स हैं स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच के, और इन्हीं ड्रॉबैक से इन्फ्लुएंस्ड होकर आलमन ने अपनी स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच में कुछ मॉडिफिकेशंस किए थे। वो मॉडिफिकेशंस क्या-क्या थे? This time, Almond included only interest articulation and interest aggregation in input functions of the political system. तो सबसे पहला मॉडिफिकेशन या संशोधन जो इस अप्रोच में किया गया था आलमंड द्वारा वो ये था कि इस बार आलमंड ने सिर्फ इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन और इंटरेस्ट एग्रीगेशन को इनपुट फंक्शंस में रखा था, एंड ही ट्रीटेड कम्युनिकेशन फंक्शन एज ऑटोनॉमस और एज पार्ट ऑफ बोथ इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस। हमने ड्रॉबैक्स में डिस्कस किया था कि कम्युनिकेशन कैन नेवर बी एन इनपुट फंक्शन ओनली, तो उन्होंने इस बार क्या किया, कम्युनिकेशन फंक्शन को एक ऑटोनॉमस फंक्शन रखा जो कि बोथ इनपुट और आउटपुट फंक्शंस का पार्ट है। Both political socialization and recruitment are taken as those functions which sustain the system as an entity in the environment. Political socialization और recruitment जो कि पहले input functions के पार्ट थे, इस बार उनको एक ऐसे सेपरेट फंक्शन के तौर पर रखा गया जो कि सिस्टम के मेंटेनेंस में हेल्प करते हैं, तो इनको इनपुट फंक्शन से हटा दिया गया। He added capability function of the political system which he considered as the vital function for the pattern maintenance and survival of the system, and it is the ability to cope up with the inputs or outputs. इस बार आलमन ने एक नए फंक्शन को इंक्लूड किया जो कि था कैपेबिलिटी फंक्शन। ये एक ऐसा फंक्शन था जो सिस्टम के सर्वाइवल के लिए और पैटर्न्स की मेंटेनेंस के लिए इंपॉर्टेंट था। ये एक क्षमता या एबिलिटी होती है इनपुट्स या डिमांड से मीट करने की। ये 5 तरीके की होती है। द फर्स्ट वन इज द एक्सट्रैक्टिव कैपेबिलिटी फंक्शन which is the capacity of the system to extract resources from the environment and human beings. It means कि सिस्टम के पास कितनी कैपेबिलिटी है कि वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट से और ह्यूमन बीइंग से रिसोर्सेज को, संसाधनों को यूज कर सके। Next is the regulative capacity, which is the capacity of the system to exercise control over the individual's behavior. Regulative capacity में आता है कि सिस्टम के पास कितनी कैपेसिटी है कि वो इंडिविजुअल्स के बिहेवियर के ऊपर कंट्रोल एक्सरसाइज कर सके। क्या एक सिस्टम में क्षमता है कि वो अपने इंडिविजुअल्स के बिहेवियर को कंट्रोल कर सके? फिर आता है डिस्ट्रीब्यूटिव कैपेबिलिटी, which means allocation of goods and services, opportunities, creation of a sense of love and respect in the minds of the people for the political system. डिस्ट्रीब्यूटिव कैपेबिलिटी में आता है गुड्स एंड सर्विसेज को एलोकेट या डिस्ट्रीब्यूट करना, उसके साथ ही साथ अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना, पॉलिटिकल सिस्टम के लिए लोगों के माइंड में लव एंड रिस्पेक्ट क्रिएट करना। तो क्या एक पॉलिटिकल सिस्टम में कैपेबिलिटी है कि वो गुड्स एंड सर्विसेज को अच्छे से एलोकेट कर सके, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सके, लोगों के माइंड में पॉलिटिकल सिस्टम के लव एंड रिस्पेक्ट क्रिएट करा सके? इस फंक्शन को स्टडी किया जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव कैपेबिलिटी में। इसके बाद आती है रिस्पॉन्सिव कैपेबिलिटी, which aims at maintaining a relationship between the inputs and the outputs. रिस्पॉन्सिव कैपेबिलिटी का एम होता है इनपुट्स और आउटपुट्स के बीच में एक रिलेशनशिप मेंटेन करके रखना, कि एक इम्बैलेंस ना क्रिएट हो जाए, एक प्रॉपर रिलेशनशिप मेंटेन रहे डिमांड्स और पॉलिसीज के बीच में। द फाइनल टाइप इज द सिंबॉलिक कैपेबिलिटी। सिंबॉलिक कैपेबिलिटी में आते हैं ऐसे सिंबल्स जिनके द्वारा एक पॉलिटिकल सिस्टम की इमेज का पता चलता है।
इसमें कई तरीके के सिंबल्स आते हैं और इसके एग्जाम्पल हैं लाइक फ्लैग का डिस्प्ले करना, मिलिट्री सेरेमनीज ऑर्गेनाइज करना, हायर ऑफिशियल्स की विजिट होना। तो ये सिंबॉलिक फंक्शंस होते हैं। इन सिंबल से पॉलिटिकल सिस्टम की इमेज बिल्डिंग होती है। ऑल दिस कम्स अंडर द सिंबॉलिक कैपेबिलिटी फंक्शंस। तो ये मॉडिफिकेशंस करे थे ऑलमंड ने अपनी स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच में आफ्टर रिसीविंग द क्रिटिसिज्म। इस अप्रोच की इंपॉर्टेंस क्या है? The structural functional approach serves as an important tool in comparative political analysis and contributed towards its scope. Structural functional approach एक important tool है comparative politics में analysis का और इसने comparative politics के scope में contribute किया है. It helps in understanding the political system and structures better. इससे हम पॉलिटिकल सिस्टम्स के बारे में बेटर वे में समझ सकते हैं, उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में समझ सकते हैं, एज वेल एज हम ये भी समझ सकते हैं कि वो स्ट्रक्चर्स क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। एंड इट अलाउज फॉर द साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। इस अप्रोच से पॉलिटिकल सिस्टम की साइंटिफिक स्टडी पॉसिबल है, विच इज अ बिग एडवांटेज ऑफ दिस अप्रोच। तो लास्टली हम समझ लेते हैं कि हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम डेविड ईस्टन्स इनपुट आउटपुट मॉडल। ये डेविड ईस्टन के इनपुट आउटपुट मॉडल से कैसे डिफरेंट है? तो देखिए, डेविड ईस्टन का जो सिस्टम्स एनालिसिस है वो एम्फेसाइज किस पर करता है? वो एम्फेसिस देता है सिर्फ स्ट्रक्चर्स पर। लेकिन जो ऑलमंड की अप्रोच है, ऑलमंड की जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच है, वो किन दो एस्पेक्ट्स पर फोकस करती है? स्ट्रक्चर्स पे एज वेल एज फंक्शंस पे। तो दिस इज हाउ इट्स डिफरेंट। ये फंक्शंस की भी बात करती है, हालांकि स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच इज क्लोजली रिलेटेड विद द सिस्टम्स अप्रोच। So this is the structural functional approach, which is a modern approach to the study of comparative politics. Hope ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।